हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में। ठीक है, साइंस। और ये हमारा अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने कर लिया है। तो आइए आज देखते हैं कि पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको जानेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना सीखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे भी देखेंगे हम, और उस जानेंगे कि 5 प्रकार की जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा ये है, देखिए पहले लोहा जल के साथ, यानी ये देखिए ये है फेरस और H2O, ये क्या है, जल। ये दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लौह ऑक्साइड, है ना, ये लोहे का ऑक्साइड बनाती है, परिवर्तित हो जाता है और एक ये जो रिलीज होता है ये हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, इसके इधर और उधर, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आइए हम लोग इसको और भी विस्तार से जानते हैं। और पहले चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोग को ये जानना कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्र को नहीं बदल सकते हैं। तत्वों के जो रासायनिक सूत्र हैं इसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। इससे ये आसानी होगा कि जो कुछ भी करना है, जो भी हम लोग काम करेंगे उसमें बहुत क्लियरिटी रहेगी और हम उससे इधर उधर नहीं जा पाएंगे। यानी कि हमको समझ के लिए इसे सर्कल कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा और सहूलियत के लिए। अब देखिए संतुलित जो समीकरण करने हैं, ठीक है, उसी के हमें जो परमाणुओं की संख्या की एक सूची बना लेनी है। और वो कैसे बनाना है, एक साइड में तत्व लिखिए, दूसरे साइड में लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इस तीर के इस साइड के जो जगह होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और ये जो जगह है, ठीक है, ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये उत्पाद है और ये अभिक्रियाएं जो हमारे हो रही थी ये है। ठीक है, तो दोनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब हम लोग सूची एक बना लिए हैं, इस सूची के अनुसार अब हम लोग एक दो चीज़ों पे बहुत इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाले हैं वो देखते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए जब हम लोग उसको संतुलित कर रहे हैं तो अपनी सुविधा के लिए जो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक है ना उसको पहले लेते हैं। ठीक है, चाहे वो अभिकारक हो, ठीक है, या उत्पाद हो, कुछ भी हो, दोनों में से कोई हो उसको हम लोग ले लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको, फेरस ऑक्साइड को, इसको लिखते हैं। और इसमें देखिए ये जो ऑक्सीजन का पार्ट है इसको हम लोग चूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसके जो अणु हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको चूज़ करते हैं और देखते हैं पहले क्या करते हैं। तो यहाँ जो पहले कि जो हमारे पास ऑक्सीजन का यहाँ पे जो था ये 1 था, है ना, पहले 1 था और हमें संतुलित करना है, और यहाँ पे 4 था पहले से, तो ये भी 4 हो जाए इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, इसमें 4 से गुणा कर दिया। एक में 4 से गुणा जब कर दिया तो ये आ गया 4, है ना। तो 4 से गुणा कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को करना है, राइट हैंड साइड में मेरा 4 है ना। तो देखिए यहाँ पे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे हमको 4 करना है, तो यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरे में हम लोग को 4 से गुना करने हैं। जब पूरे में करेंगे तो यहाँ देखिए ये तो हाइड्रोजन भी बैठा पड़ा हुआ है ना। तो जब हाइड्रोजन भी बैठा पड़ा हुआ है और पूरे में करना है तो कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं है, इसी 4 से हाइड्रोजन को भी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यही 4 और 2 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। तो जो हमारा नया जो बन के आया, ठीक है, जब हम लोगों ने चेंज किया और नया जो हमारा एक आया अणुओं की संख्या, आप देख लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। आइए अब हम लोग दूसरे को, तो एक तो देख रहे हैं ना आप ऑक्सीजन, ये तो संतुलित हो गया, बट बाकी बारी बारी से फेरस को और हाइड्रोजन को, इन दोनों को भी हम लोग संतुलित करते हैं। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए फेरस से।
तो देखिए फेरस पहले बना, लेफ्ट हैंड साइड में जो था यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि ये कैसे किया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, तो दोनों में ना ये अंतर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो इसे भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली इसको गुना करेंगे किससे, 3 से। तो यही आया फेरस में, यहाँ पे आप 3 से गुना कर दीजिए, तो जो मेरा नया बन के आएगा वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इधर भी 3 है, तो ये काम आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखें, जैसे देख लीजिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद अब हम हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ 2 है, और हाइड्रोजन का यहाँ हम लोगों ने 8 है, तो दोनों तो ये संतुलित नहीं है, तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू, तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे तो 8 है, यहाँ भी 4 लगाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो तैयार जो टेबल हुआ वो क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 4 लगाया मैंने, और ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 का ये चेंज कर दिया, तो 3 3 ये हो गया, 4 4 ये हो गया, 8 ये वाला हो गया, है ना, और 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8, यहाँ भी हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो रासायनिक जो समीकरण है, अब दोनों साइड में, ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है, और ये हमारा अब संतुलित हो चुका है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए दोनों साइड में बराबर हैं, और ये कहा जा सकता है कि अब जो हमारे समीकरण हैं वो पूर्ण रूप से संतुलित हो गए हैं। लेकिन जब हमारे समीकरण संतुलित हो गए हैं, इसको जांच करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, परमाणुओं की संख्या की परिकल्पना कीजिए और कर लीजिए 3 3 4 4 8 8 दोनों मिल गए हैं, तो हम अब कह सकते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। ये जिस तरीका से, जिस विधि से हम लोगों ने, है ना, दोनों साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो समान किया है, एक संतुलित समीकरण बनाया है, इसे बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। इम्पॉर्टेंट है, हीट एंड ट्रायल मेथड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि हाँ, रासायनिक जो समीकरण है उसे संतुलित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग हम लोग अभी करा है, ठीक है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। अब देखिए, ठीक है, आपने हीट एंड ट्रायल मेथड तो कर लिया, लेकिन रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब लगना तो चाहिए ना कि एक कंप्लीट, एक साइंटिफिक है, यानी एक वैज्ञानिक नज़रिया रखा हुआ है अपने आप में। इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको अगर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हमको और भी चाहिए, जैसे रासायनिक सूत्र तो हम लोग को मिल गया था, अब हमको भौतिक इसकी अवस्था भी पता चल जाए तो हमको किसी भी समीकरण का बेहतर समझ हो सकता है। इसी में देखिए, गैस को हम लोग जी लिखते हैं, द्रव को हम लोग एल लिखते हैं, लिक्विड, है ना, तो द्रव को हम लोग एल लिखते हैं और जलीय को AQ लिखते हैं। ये जलीय है ना, जो जल में जो घुले हुए तत्व हैं उनके लिए है, और ठोस यानी सॉलिड आपको मालूम ही है। तो कितनी भौतिक अवस्थाएं यहाँ पे हम लिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो गैस के लिए जी, द्रव के लिए एल, जलीय के लिए AQ और ठोस के लिए एल। तो चलिए उसी जो समीकरण है उसमें हम लोग फिट करके देखते हैं कि आखिर में ये कैसे फिट होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपके पास 3Fe आया था हम लोग के पास, फेरस यानी लोहा, लोहा तो सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसके लिए H लगा दिए। H2O ये होता है वाटर, और वाटर चूँकि यहाँ पे हमें, ठीक है ना, भाप के रूप में होता है, अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, इसलिए हम लोग इसको G लिखेंगे, है ना। और बना हमारा फेरस ऑक्साइड, ये तो आप जानते ही हैं ये सॉलिड होगा ही होगा, ठीक है। और हमारा H2 हाइड्रोजन गैस निकला तो G होगा। तो अब आप देखिए कि कोई भी रासायनिक समीकरण को अगर ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब साइंटिफिक लगेगा, और लगेगा कि हाँ, इसको एक पूरा का पूरा वैज्ञानिक ढांचा दिया गया है। तो चलिए, इसी में होता क्या है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा दिया जाता है। देखिए यहाँ है,
देखिए रासायनिक जो भी हमारा जो समीकरण है ना, उसको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को अगर ये इक्वेशन लिख के देंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी गैस है। अगर इस पे 340 एटीएम का दाब अगर डाला गया, ठीक है, तो ये चेंज हो गया किस में, CH3OH में, है ना, CH3OH में। और ये जो चेंज हुआ है L में हो गया है, किस में, लिक्विड में। कब, जब 340 एटीएम का, तो ये जो है चाहे आप ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि और ज़्यादा उसको सूचना दे दिया कि आखिर में कौन सी परिस्थिति हुई, क्या हमने रिएक्शन किया, तो हमारा ये जो उत्पाद है वो बन करके आया। तो बोला कि भैया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया और हाइड्रोजन गैस को लिया, ठीक है, और दोनों को 340 एटीएम पर दबा दिया, तो मेरा CH3OH लिक्विड के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये जाना हम लोगों ने। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो जैसे 5 प्रकार के हैं। एक है संयोजन, दूसरा है वियोजन या अपघटन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विस्थापन और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, हर एक एक पॉइंट को जानेंगे, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या किया है। तो पहले है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को देखा है, उसे बनाने के लिए सीखा है कि कैसे हम दोनों के परमाणुओं को, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थे, उनको हम लोगों ने समीकरण का संतुलन किया है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के अभी प्रकार देखें जो 5 प्रकार के थे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो ये अगर हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अगली वीडियो हमारी कैसी होगी, हम लोग क्या उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो 5 प्रकार के थे, ठीक है, और इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच।